During teaching, teacher does many processes and complete various tasks in the classroom. A good teacher makes effective use of resources to make his teaching powerful and motivate the students to learn. In the teaching process, content is important and equally important is methodology. यानी शिक्षण के दौरान शिक्षक कई तरह के कार्य करता है कक्षा के अंदर और कुछ कक्षा के बाहर भी। कक्षा से पहले या कक्षा के बाद में वो ये ध्यान देता है कि उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उनको वो किस तरह से बेहतर तरीके से इस्तेमाल में ला सकता है और कैसे लर्नर को मोटिवेटेड रख सकता है ताकि लर्नर सीखने के लिए तैयार रहे। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है कंटेंट यानी कि विषय वस्तु और दूसरा है शिक्षण के तरीके यानी मेथडोलॉजी। In this lesson, we are going to study about the theory behind content arrangement and selection of methodology so that work is made easy for new teacher. इस लेसन में हम पढ़ेंगे वो सब तरीके कि हम किस तरह से कंटेंट को अरेंजमेंट कर सकते हैं, कैसे मेथड को सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि जो नए नए टीचर्स हैं उनको अपना कार्य करने में सहूलियत हो। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि टीचिंग के क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या लेवल्स हैं, क्या फेजेस हैं और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं टीचिंग की जिनको टीचर या शिक्षक प्रयोग में ला सकता है अपने कार्य को आसान बनाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट्स एंड फेजेस ऑफ टीचिंग की। देयर आर टू मेन सब पार्ट्स which affect the acquisition of various teaching objective. टीचिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक है टीचिंग कंटेंट यानी विषय वस्तु, दूसरा है मेथडोलॉजी यानी शिक्षण के तरीके। शिक्षण के कई सारी फेजेस हैं यानी कई अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं को तीन भागों में बांटा जाता है, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव यानी पूर्व क्रिया, वो सब कार्य जो टीचर शिक्षा के कार्य को शुरू करने से पहले करता है यानी कक्षा में जाने से पहले करता है, जिसमें वो टीचिंग प्लान बनाता है, बहुत सारा लिटरेचर या कंटेंट स्टडी करता है, गोल्स डिसाइड करता है कि वो किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है और जैसे गोल्स होते हैं उसके अनुसार वो कंटेंट सेलेक्ट करता है कि इन गोल्स को अचीव करने के लिए मुझे क्या कंटेंट या विषय वस्तु पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो प्लानिंग का पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज प्री एक्टिव या पूर्व क्रिया। इसके दौरान टीचर अपने पर्सनैलिटी के अनुसार और कंटेंट के अनुसार अपने टीचिंग स्टाइल को चूज़ करता है और बहुत सारी टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं यानी बहुत सारी टीचिंग की नीतियां हैं जिनमें से वो सिलेक्ट करता है कि इस लेसन के लिए वो किस नीति को अपनाएगा और इसके साथ साथ वो कौन कौन सी टेक्निक्स लगाएगा, क्या क्या युक्तियाँ लगाएगा ताकि उसका लेसन बढ़िया बने और इंटरेक्टिव बने और लर्निंग ऑब्जेक्टिव को वो अचीव कर पाए। तो ये सब कार्य जो शिक्षा के कार्य के क्लासरूम में शुरू होने से पहले किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज द प्री एक्टिव स्टेज। सेकेंड इज इंटरएक्टिव स्टेज जिसको अंतः क्रिया भी कहा जाता है। जब टीचर लर्नर के सामने प्रेजेंट हो गया तो लर्नर और टीचर जब आप एक दूसरे के आमने सामने हो गए तो उस समय जो क्रियाएं होती हैं दे विल बी कॉल्ड एज इंटरएक्टिव स्टेज, जिसमें बहुत सारी लिंग्विस्टिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं यानी आप लैंग्वेज की मदद से वर्बल कम्युनिकेशन से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हो और इसके साथ साथ कुछ नॉन वर्बल एक्टिविटीज़ भी हो सकते हैं, एक्सप्रेशंस हो सकते हैं जिससे आप कम्युनिकेट करते हो, लर्नर को इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो, अपने लेसन के जो फैक्ट्स हैं उसको प्रेजेंट या एक्सप्लेन करते हो। इसके दौरान बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो लर्नर से ताकि आप जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपने प्री एक्टिव स्टेज में डिसाइड किए थे उन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को लर्नर अचीव कर सके। अब जब शिक्षक क्लास में जाता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपनी क्लास को देखता है, उसको साइज अप करता है, उसका निरीक्षण करता है कि भाई लर्नर कौन कौन है, कितने हैं, किस तरह से बैठे हैं, उनका जो प्रीवियस नॉलेज है वो कैसा है। फिर उसके बाद जो लेसन उसने प्रिपेयर किया है टीचर ने उस लेसन के ऑपरेशंस को कंप्लीट करता है। इसके लिए वो कई तरह से लर्नर को स्टिमुलेट करता है, उत्साहित करता है और साथ साथ लर्नर की फीडबैक भी लेता है। ये भी जांचता रहता है कि लर्नर को जो अध्यापक सिखाना चाह रहा है क्या वो लर्नर उसको सीख पा रहा है या नहीं।
और सही रिस्पॉन्सेज को रीइंफोर्स करता है। ज़रूरत पड़ने पे टीचर कुछ टिप्स या कुछ नीतियाँ या युक्तियाँ भी लर्नर के साथ शेयर करते हैं ताकि लर्नर ऑब्जेक्टिव्स को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सके। इस तरह से जो शिक्षण का कार्य है ये पूरा होता है। नेक्स्ट इज पोस्ट एक्टिव स्टेज, जिसको उत्तर क्रिया भी कहा जाता है। यानी शिक्षण के कार्य के बाद, यानी जब आपने लर्नर और टीचर का इंटरेक्शन खत्म हो गया, उसके बाद जो टीचर कार्य करता है उसको कहा जाएगा पोस्ट एक्टिव स्टेज। इसमें टीचर इवेल्युएट करता है, अपने कार्य को इवेल्युएट करता है, लर्नर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को इवेल्युएट करता है और कई तरह के अप्रेजल मेथड यूज करता है जिससे वो अपने बिहेवियर को या लर्नर के बिहेवियर को असेस कर सके। तो इसका उद्देश्य क्या रहता है? अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो एक तरह से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन पोस्ट एक्टिव स्टेज में जो इवैल्यूएशन होता है उससे टीचर अपने आगे आने वाली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकता है। और अगर उसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए तो उन लर्निंग ऑब्जेक्टिव को मॉड्यूलेट कर सकता है ताकि अगले आने वाले लेसन के लिए लेसन की इम्प्रूवमेंट हो। नेक्स्ट आर लेवल्स ऑफ कंटेंट प्रेजेंटेशन। Depending upon the teacher's competency and efficiency and experience, content can be presented at 3 levels. अब टीचर कितना कॉम्पिटेंट है, किस लेवल पे टीचिंग कर रहा है, उसके अनुसार टीचर के 3 स्तर माने गए हैं। टीचिंग के 3 लेवल्स हैं। पहला है मेमोरी लेवल, जिसको स्मृति स्तर का शिक्षण कहा जाता है। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसको बोध स्तर का शिक्षण कहा जाता है। एंड थर्ड एंड द हाईएस्ट लेवल इज रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको चिंतन स्तर पर शिक्षण कहा जाता है। मेमोरी लेवल सबसे बेसिक लेवल है, जिसमें याद करने या रटने के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है, या जो पहले याद किया हुआ है उसी एक्सपीरियंस को रिकॉल करने के लिए कहा जाता है, या इसमें ऐसे कार्य किए जाते हैं जिसमें कुछ पुरानी सीखी हुई चीज़ों को दोबारा से याद करके कॉन्शियस माइंड में लाने के ऊपर जोर दिया जाता है। तो ये जो ज़्यादा है ये मेमोरी या स्मृति के ऊपर बेस्ड है। मेमोरी लेवल टीचिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, दैट इज हार्वर्ड्स मॉडल। मेमोरी लेवल टीचिंग स्टार्टिंग लेवल होता है, पहला लेवल है। इसके बिना बाकी 2 लेवल्स को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन इस लेवल को बहुत क्रिटिसाइज भी किया जाता है क्योंकि इसको थॉटलेस लेवल माना जाता है, इसमें दिमाग का बहुत ज़्यादा कार्य नहीं है। मेमोरी लेवल पे हर जो विद्यार्थी है उसको सिखाया जाता है क्योंकि इसमें बहुत हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती, जैसे पोइट्री रीडिंग है, वर्ड मीनिंग है, या कुछ टेबल्स हैं, मैथमेटिकल टेबल्स हैं, पहाड़े हैं, उसको लर्न करना, कुछ स्पेलिंग्स को लर्न करना, ग्रामर के रूल्स को लर्न करना, ये सब चीज़ें ये हम मेमोरी लेवल की टीचिंग में आसानी से कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल इज द सेकेंड लेवल, जिसमें बौद्धिक स्तर पे शिक्षण होता है। तो ये जो लेवल है ये बच्चे में या लर्नर में इंसाइट डेवलप करती है। इसके लिए मेमोरी लेवल बेसिक लेवल है, यानी पहले मेमोरी लेवल पे टीचिंग होगी और उसके बाद ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सकती है। थर्ड लेवल इज रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी चिंतन के स्तर पे। रिफ्लेक्टिव लेवल मतलब जब आप ये जो पहले से सीखा है उसको आप अपने रोजमर्रा के कार्यों में किस तरह से आप चिंतन के द्वारा आप अप्लाई करते हैं, दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल। क्योंकि जो कुछ आपने सीखा होता है या मेमोराइज किया होता है, लाइफ में वो चीज़ें उसी तरह से प्रस्तुत नहीं होती। तो मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आप रियल लाइफ की सिचुएशन के साथ कैसे डील करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज टीचिंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। इसका बेस बनते हैं मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी ये लेवल कंप्लीट करने के बाद ही आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे जा सकते हैं। सो दीज आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंटेंट प्रेजेंटेशन। आमतौर पर जो टीचिंग है जो इसी लेवल के अनुसार ही मॉड्यूलेट की जाती है। पहला मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल और फिर रिफ्लेक्टिंग लेवल। अब हम बात करने वाले हैं उन टीचिंग स्ट्रेटजीज की जो हम टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं। व्हाट आर स्ट्रेटजीज? स्ट्रेटजीज मीन्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग। Educational strategies are those broad methods which are used in teaching for achieving educational objective.
अब एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कई सारे हो सकते हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो आप लंबी प्लानिंग बनाते हैं और जिसमें आप कई तरह के एजुकेशनल मेथड्स को यूज करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज एजुकेशनल स्ट्रेटजीज। एजुकेशनल स्ट्रेटजीज एजुकेशनल पॉलिसीज का एक सब पार्ट होती हैं। ये जो स्ट्रेटजीज हैं इनको दो तरह से डिफाइन किया जाता है, डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजीज और ऑटोक्रेटिक। अब ये जो नाम है ये अपने आप में काफ़ी कुछ बताते हैं। डेमोक्रेटिक मतलब ऐसी स्ट्रेटजीज जिसमें लर्नर को टीचर के द्वारा पूरा जो हेल्प मिलता है ताकि लर्नर अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, चाहे वो ऑब्जेक्टिव सोशल डेवलपमेंट के हैं या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हैं या अफेक्टिव डेवलपमेंट के हैं। तो ओवरऑल ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए टीचर का पूरा सपोर्ट रहता है लर्नर को टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। इसमें लर्नर को इक्वल और इम्पॉर्टेंट पोजीशन मिलता है जस्ट लाइक टीचर। ऑटोक्रेटिक ये ऐसी स्ट्रेटजीज है जिसमें टीचर सुप्रीम है, टीचर ज़्यादा एक्टिव है, लर्नर या तो निठल्ला बैठा है या जिसकी एक्टिविटीज़ बहुत कम है। अब इन टीचिंग एक्टिविटीज़ को टीचर सेंटर्ड या फॉर्मल क्लासरूम इन्वायरमेंट के साथ भी जोड़ा जाता है। फॉर्मल क्लासरूम इन्वायरमेंट इसलिए क्योंकि बहुत सालों तक जो टीचिंग है ये ऑटोक्रेटिक इन्वायरमेंट में होती रही। इसके बहुत सारे मेथड हैं और ऐसा नहीं कि सारे मेथड्स गलत हैं या ख़राब हैं, उनके भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे लेक्चर मेथड है, लेसन्स हैं, डेमोस्ट्रेशंस हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, असाइनमेंट्स हैं। अब ये सारे ऐसे मेथड हैं जिससे एजुकेशन के प्रोसेस में काफ़ी एडवांटेज मिलता है, लेकिन इसमें टीचर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। लर्नर हैज़ टू ओबे द टीचर और फॉलो द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द टीचर। तो लर्नर को कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। टीचिंग एजुकेशन में टीचर ट्रेनिंग की कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजीज के बारे में जानना भी ज़रूरी है। टीचिंग ट्रेनिंग में 3 टीचिंग स्ट्रैटेजीज बहुत यूज़ होती हैं, यानी ये वो टीचिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो कि टीचर को बेहतर टीचर बनाने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट इज ग्रुप टीचिंग अप्रोच, सेकंड इज माइक्रो टीचिंग अप्रोच, थर्ड इज सिमुलेटेड टीचिंग अप्रोच। ग्रुप टीचिंग अप्रोच यानी समूह शिक्षण, ये एक तरीका है जिसमें कई सारे टीचर्स इकट्ठे मिलके ग्रुप के रूप में काम करते हैं और जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए मिल के एफर्ट करते हैं। तो इसके आगे 3 अलग अलग तरह की डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती हैं, जैसे शेयर टीचिंग है, सिंपोजियम टाइप है और पैनल डिस्कशन है। तो ये सारे मेथड हैं जिससे टीचर के जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट इज माइक्रो टीचिंग अप्रोच यानी सूक्ष्म शिक्षण। अब जो टीचिंग है इसमें कई सारे डिफरेंट टीचिंग स्किल्स हैं, तो सारे स्किल्स को इकट्ठा सीखने की बजाय टीचिंग स्किल्स को डिफरेंट सब पार्ट्स में माइक्रो टीचिंग के द्वारा सीखा जाता है। माइक्रो टीचिंग is a conceptual system for identifying precisely specific teaching skills, यानी कौन कौन से टीचिंग स्किल्स हैं उनको प्रिसाइजली आइडेंटिफाई करने के लिए माइक्रो टीचिंग बहुत हेल्प करता है। इसमें जब टीचर टीच करता है तो उसके लेसन को वीडियो रिकॉर्ड करके फीडबैक के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एक तरह एक लेबोरेटरी अप्रोच है जिसमें टीचर प्रैक्टिस कर सकता है डिफरेंट टीचिंग स्किल्स को, और छोटे छोटे लेसन में 5-10 मिनट के लेसन में टीचर किसी एक स्पेसिफिक स्किल को प्रैक्टिस कर पाता है। अनदर इज सिमुलेटेड टीचिंग। सिमुलेटेड टीचिंग मतलब यथार्थवत शिक्षण या अनुरूपण। ये रियल में एक आप कह सकते हैं एक रोल प्ले जैसा सिमुलेशन है। तो इसमें जो टीचर है वो इमिटेट करता है एज ए टीचर और एज ए लर्नर, और कुछ केसेस में जो टीचर है वो टीचर इंस्पेक्टर की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो इसमें तीनों तरह के जो चाहे टीचर ही टीचर का रोल करता है और टीचर ही स्टूडेंट का रोल करता है, टीचर ही इंस्पेक्टर का रोल करता है। तो अलग अलग समय पे टीचर अलग अलग तरह के रोल प्ले करके ये जानने की कोशिश करता है कि वो खुद अपनी टीचिंग को किस तरह से इम्प्रूव कर सकता है। तो रोल प्ले ऑफ द टीचर इज़ फॉर 10 से 15 मिनट के लिए या 5 से 15 मिनट के लिए जो टीचर है वो टीचर का रोल करता है और फिर वो टीचर दूसरे किसी टीचर को ऑब्जर्व करता है।
और फिर वो टीचर किसी अन्य टीचर को असेस करता है, यानी इंस्पेक्टर का रोल करता है। तो इस तरह से टीचर सीख पाता है कि खुद उसकी टीचिंग में कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये कुछ टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं। ये टीचिंग स्ट्रेटजीज इनएग्जॉस्टिबल है, बहुत सारे मेथड हैं टीचिंग के, जो हम समय समय के अनुसार जैसे जैसे हमारी ज़रूरत आएगी उसके अनुसार हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये हमारी बातें हुई वो चीज़ों के बारे में जानने की कि टीचिंग को हम किस तरह से बेहतर तरीके से समझ पाएँ, इसके पार्ट्स, लेवल्स, फेजेस और स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग।